हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो डीसी जनरेटर की लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने डीसी जनरेटर के बारे में कुछ टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता रहेगा। वो डीसी जनरेटर का पार्ट 1 था और पार्ट 2 आज की वीडियो में हम इस पे डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के बाद डीसी जनरेटर का जो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे तो पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें कि टर्बाइन हो गया हमारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हो गया, और इसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसी तरीके से डीसी जनरेटर की वर्किंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, और डीसी जनरेटर का जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, किस तरीके से डीसी जनरेटर क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद हमने डीसी जनरेटर, यहाँ पे सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड बाउंड जनरेटर, इनकी टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम अब यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, जो भी इनके टाइप्स है, इन सभी टाइप्स के ऊपर और डिटेल में हम जाएंगे। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो भी पहले आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको ये आज का वीडियो समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो आप इस वीडियो के नीचे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को फॉलो करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर हम सीरीज जनरेटर की बात करते हैं तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है। सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है, और फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो हमेशा मोटे तारों की और कम टर्नों की वाइंडिंग होती है, ये वाली। और डीसी जनरेटर की ये खास बात है कि डीसी जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले ही इसके ऊपर लोड कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस जनरेटर में जो लोड जो होता है वो पहले से ही जनरेटर पर कनेक्ट होता है। अगर आप इस पर लोड कनेक्ट नहीं करोगे तो ये जनरेटर जो होगा वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि लोड कनेक्ट करने से क्या होता है कि इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और सर्किट कंप्लीट होने से जो इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको एक्साइट करने के लिए लोड का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर हमको डीसी सीरीज जनरेटर में अगर लोड निकालना हो तो लोड निकालने के लिए क्या होता है कि जो हमारा आर्मेचर होता है और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, इन दोनों में ही ये दोनों सीरीज में लगे होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों में ही जो करंट जो होता है वो करंट बराबर होता है। यानी कि हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, वो और इक्वल होगा हमारा आर्मेचर करंट। ठीक है, यानी कि आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो करंट होगा वो हमारा इक्वल होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें वोल्टेज ड्रॉप की, तो वोल्टेज आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर आपको आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा हमारा वो होगा हमारा आई ए इंटू आर ए। ठीक है, यानी कि हमारा जो आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हमको निकालना है तो आई इंटू आर, या फिर हमारा आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकल आएगा। ठीक है, आर्मेचर का यहाँ पे मैं ड्रॉप लिख देता हूं। ठीक है, ये निकल आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप फील्ड वाइंडिंग का, फील्ड वाइंडिंग का अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज ड्रॉप को हम सेम इसी तरीके से निकालेंगे, आई एस ई मल्टीप्लाई आर एस ई। यानी कि आप फील्ड वाइंडिंग के लोड को मल्टीप्लाई कर दो फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से, तो आप यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है कि जो हमारा आर्मेचर में जो हमारा वोल्टेज जो इंड्यूस होती है ना, जो यहाँ पे हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, जो हमने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ईएमएफ जो लिखा हुआ है, जो हमारा इस जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो जितना इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उतना हमको आउटपुट में नहीं मिलता है। अब मान के चलिए हमारा यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है हमारा 200 वोल्ट। अगर हमारा 200 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जनरेटर के अंदर, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमको 200 वोल्ट नहीं मिलता है, वो हमको हमारा आउटपुट मिलेगा मान के चलो 180 वोल्ट। ठीक है, 180 वोल्ट, 170 वोल्ट, 190 वोल्ट। तो बाकी का जो वोल्टेज जो है वो बीच में ही ड्रॉप हो जाता है। तो अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, ठीक है, यानी कि हमको अगर पूरा ही जनरेटर का अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो वोल्टेज ड्रॉप अगर हमको निकालना है तो वो किस तरीके से निकलेगा। हमने यहाँ पे आर्मेचर का ड्रॉप निकाला, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप निकाला, और यहाँ पे हमने फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप निकाला। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस किस तरीके से करेंगे हम, आई ए इंटू आर ए प्लस में आई एस ई इंटू आर एस ई।
तो इसी तरीके से अगर हम आई को यहाँ पे कॉमन ले लेते, आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे आर ए प्लस में, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अब अगर हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना हो कि भाई यहाँ पे हमने वोल्टेज ड्रॉप तो निकाल दी कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा ये रहेगा, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज ड्रॉप हमको पता लग गया और ईएमएफ हमको पता लग गया। तो अब हम यहाँ पे जो हमको आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा, वो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो होगा हमारा ई माइनस ई, क्या है, ई हमारा यहाँ पे ईएमएफ है, ठीक है, ये हमारा ईएमएफ है जो कि जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, आई आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस में फील्ड रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज ड्रॉप निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमको ईएमएफ पहले से पता रहेगा कि भाई कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है, उसके बाद आप पूरे ही जनरेटर की वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे इस तरीके से, और वोल्टेज ड्रॉप निकालने के बाद आप जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज वाइंडिंग। अब अगर हम बात करें शंट वाइंडिंग की, तो देखिए शंट जनरेटर में क्या होता है कि शंट जनरेटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हुए रहते हैं। सीरीज में हमारे सीरीज में लगे हुए रहते हैं और शंट में ये दोनों के दोनों पैरेलल में लगे होते हैं। और इस वाइंडिंग में लोड चाहे हमारा पहले से कनेक्ट हो या ना हो, यहाँ पे हमारा जनरेटर जो है वो ऑन हो जाता है, जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाता है, और लोड डालने पर इसमें वोल्टेज पे मतलब कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लोड हो चाहे ना हो वोल्टेज लगभग सेम रहती है। और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है, वो फील्ड वाइंडिंग को पतले तार से किया जाता है, मतलब इसकी वायर की जो थिकनेस होती है वो कम होती है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे जाते हैं और ये पतली तार से की जाती है। और इन जनरेटर्स को हम ज्यादातर बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर जो नॉर्मल यूजेस जो होते हैं उनके लिए इन जनरेटर्स को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आर्मेचर करंट निकालें, तो ये आर्मेचर करंट है, अगर हम इस आर्मेचर करंट इसमें निकालते हैं तो आर्मेचर करंट जो होगा यहाँ पे हमारा आर्मेचर करंट होगा आई प्लस में शंट करंट, ठीक है। आई प्लस में शंट करंट जो होगा हमारा यहाँ पे, आई मींस जो हमारा जो जनरेटर का जो लोड करंट है वो आई है हमारा, और शंट करंट हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट है। अभी होता क्या है कि जो हमारा लोड है, लोड और शंट वाइंडिंग जो है हमारी, ये दोनों के दोनों आर्मेचर के पैरेलल में है, इसलिए जो हमारा आर्मेचर करंट जो होगा हमारा, इसलिए वो होगा आई प्लस में शंट वाइंडिंग करंट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमको, और यहाँ पे आर्मेचर की जो वोल्टेज ड्रॉप जो होगी हमारी, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो होगी हमारी आर्मेचर की, वो होगी हमारी आई ए इंटू आर ए, यानी कि आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपका आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकल आएगा। इसी तरीके से अब अगर हमको टर्मिनल वोल्टेज अगर इसका निकालना है, तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगा, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा सेम है, ई माइनस में आई ए इंटू आर ए। ये है हमारा यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ, जो भी हमारा इस जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको अगर आप माइनस कर दोगे आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है उससे, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे निकल आएगा। इसी तरीके से अब अगर यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की बात करें, तो हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट शंट टाइप और यहाँ पे लॉन्ग शंट टाइप। तो यहाँ पे मैंने कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का एक शॉर्ट शंट टाइप का यहाँ पे आपको बना के दिखा रखा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो शंट वाइंडिंग जो होती है, शंट वाइंडिंग को हम आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं, और सीरीज वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है। वो इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो हमारा लोड जो है और उस पर जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा, उस आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन किया जा सके, और इस आउटपुट वोल्टेज पे जो हमारा जो लोड पड़ेगा उसको उसकी वजह से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उस पर फर्क ना पड़े, ठीक है।
तो देखिए लोड डालने से जो वोल्टेज का अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप भी होता है तो वो शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग की वजह से वो वोल्टेज जो है वो पूरी हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। वोल्टेज दबती नहीं है एक तरीके से। अगर हमको जितना आउटपुट हमको वोल्टेज जनरेटर से मिलने वाला होगा, हमको अगर 200 वोल्ट मिलने वाला होगा, तो इसके ऊपर अगर लोड हम ज्यादा भी बढ़ा देंगे तब भी हमको जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो शंट वाइंडिंग जो होती है वो सेम हमारी पतले वायर की होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा होते हैं। और इसी तरीके से सीरीज वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तारों की होती है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। लोड इसमें आप पहले से ही भी लगा सकते हो, और इस पे लोड चाहो तो ना भी लगाओ तब भी हमारा जनरेटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आर्मेचर है। इसी तरीके से अगर हम लॉन्ग स्टंट की बात करें तो लॉन्ग स्टंट में क्या होता है, इसका लॉन्ग स्टंट टाइप इसलिए नाम रखा जाता है क्योंकि आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो दोनों सीरीज में होती है, और इन दोनों के ही पैरेलल में हम शंट वाइंडिंग को करते हैं। शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको लगाते हैं। बाकी शंट वाइंडिंग जो है हमारी, शंट वाइंडिंग सेम हमारी जो है वो इसके पतले वायर की होती है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सीरीज वाइंडिंग मोटे वायर की होगी और इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। इन दोनों के यूजेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनके कहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात करें तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, शॉर्ट सन टाइप और लॉन्ग सन टाइप। सेम इसका भी यही सीन है हमारा। यहाँ पे शॉर्ट सन टाइप जो शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है, और सीरीज वाइंडिंग जो होती है, सीरीज वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। आर्मेचर का जो A2 टर्मिनल है उसको हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सेकंड टर्मिनल पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे SE2 लिखा हुआ है, सेकंड टर्मिनल पे लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या काम कर रहे थे, यहाँ पे हम आर्मेचर के A2 टर्मिनल को हम यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के SE1 से कनेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसके SE2 से कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम उसके बाद SE1 से हम लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लॉन्ग शंट टाइप की बात करें कि भाई लॉन्ग शंट टाइप डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं हमारे, उनमें भी सेम हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे आर्मेचर को जो हम कनेक्ट करते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ वो सेम इसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम यहाँ पे शॉर्ट सन टाइप में करते हैं। लेकिन इसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं कि A2 को हम जो हमारी सीरीज वाइंडिंग जो होती है उसके सेकंड टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करते हैं, लेकिन सीरीज की जो नंबर ऑफ मतलब पहली वाइंडिंग जो होती है उसको हम शंट वाइंडिंग और लोड के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद शंट वाइंडिंग जो होती है, शंट वाइंडिंग को हम इन दोनों के ही पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। शंट वाइंडिंग सेम, अगर यहाँ पे शंट वाइंडिंग है कहीं पर भी अगर आपको शंट वाइंडिंग देखने को मिल रही है तो वो पतले वायर की होगी और इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। और सीरीज वाइंडिंग जो होगी उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और ये मोटी वायर की होगी। अब देखिए डीसी सीरीज जनरेटर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने जाना था कि डीसी सीरीज जनरेटर में अगर लोड जीरो होगा, लोड जीरो कब होगा, जब हमारा मान के चलिए कोई भी लोड अगर कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे डीसी जनरेटर में थोड़ी बहुत जो है वो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कर्व मैंने दिखा रखा है, उस कर्व में जो वोल्टेज जो बन रहा है वो एक 0 पॉइंट पे आकर के नहीं बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है एक थोड़ी सी ऊपर जाकर के यहाँ से वोल्टेज बनना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा, डीसी सीरीज जनरेटर की खासियत होती है कि जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक सैचुरेशन पॉइंट जो होता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सैचुरेशन पॉइंट, तो एक पॉइंट जा करके ऐसा होता है जब हम उस पर मैक्सिमम लोड जब हम उस पर डालते हैं, तो वहां पर आने के बाद उस पर अगर हम उससे ज्यादा अगर हम लोड उस पर डालते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो वोल्टेज जो है वो उसके बाद डाउन आने लग जाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा ए और बी जो है, ए और बी पॉइंट जो है, यहाँ पे मैंने जो ये वाली लाइन जो ड्रॉ कर रखी है ना, ये वाली लाइन जो है वो आपको एक तरीके से वो वोल्टेज ड्रॉप बताती है, ठीक है, कि भाई कितना वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप मींस यहाँ पे जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक कर्व जो है, मैग्नेटिक कर्व जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना आपका, और जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपका ईएमएफ बताती है। तो जितना आपका मैग्नेटिक कर्व होगा उससे थोड़ा सा कम आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, उतना ही उससे कम आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपको जो मतलब मैग्नेटिक कर्व जितना होगा उससे कम आपका ईएमएफ होगा, और जो आपको
आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी वो आपको थोड़ी सी और कम मिलेगी, जो कि हमने पीछे सीरीज में जो हमने सीरीज जनरेटर में जो कैलकुलेशन करी थी उससे भी हमको पता लगा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे शंट जनरेटर की बात करते हैं तो शंट जनरेटर में भी क्या होता है कि हमारा जब लोड जीरो होता है उस टाइम पे हमारी वोल्टेज जो होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होती रहती है। ईएमएफ जो है जो इसकी ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इसमें कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे जितना लोड बढ़ता जाएगा या फिर लोड जीरो है तो उस टाइम से लेकर के और मैक्सिमम लोड तक इसका जो ईएमएफ जो है वो सेम रहेगा। ए बी जो है वो ईएमएफ है यहाँ पे, और ए सी जो है वो यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज है। और इसमें जो लॉसेस होंगे यानी कि आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकलेगी, ठीक है। आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप निकलेगी, तो वो वोल्टेज ड्रॉप जो होती है वो आपको जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ती जाएगी। लेकिन सेम इसी तरीके से फील्ड वाइंडिंग में अगर हम शंट जनरेटर की अगर हम बात करें तो फील्ड करंट जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा फील्ड करंट वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अगर हम उससे ज्यादा अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो वहां पे आकर के हमारी जो वोल्टेज जो है वो उसके बाद ड्रॉप होने लग जाएगी। अगर बात की जाए आर्मेचर रिएक्शन की तो क्या होता है कि जब भी आर्मेचर के कंडक्टर्स में आर्मेचर के जो कंडक्टर जो होते हैं उनमें जब करंट फ्लो होती है तो आर्मेचर के चारों तरफ जो होता है वो फ्लक्स मतलब आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। आर्मेचर फ्लक्स जो है होता है वो इंड्यूस होता है, चारों ओर फ्लक्स बन जाता है इसके, जैसे कि आपने इसके वर्किंग में आपको बताया था मैंने। तो इसके फ्लक्स का क्या होता है, जो ये आर्मेचर फ्लक्स जो है ये जो मैन फील्ड का जो फ्लक्स होता है यानी कि जो ये मैन फील्ड होगा इसका जो फ्लक्स होगा इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को जो इसका जो मतलब इस पे पड़ने वाला जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसको हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर के कंडक्टर में करंट फ्लो होगी और उसकी वजह से आर्मेचर के चारों ओर एक फ्लक्स जनरेट होगा। अब ये आर्मेचर का जो फ्लक्स जो है ये इस जो मैन फील्ड में जो जनरेट होने वाला जो फ्लक्स है इसको इफेक्ट डालेगा इसके ऊपर। इसी फ्लक्स का मैन फील्ड पर पड़ने वाले प्रभाव को ही मतलब चुंबकीय प्रभाव को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। अभी आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो हमारा कम्यूटेटर होता है कम्यूटेटर में ज्यादा स्पार्किंग होती है। ये एक तरीके से आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है वो मैन फील्ड के फ्लक्स का अपोज करता है, उसका विरोध करने की कोशिश करता है। तो इसी की वजह से हमारा कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है और इस पर जो हमारा मैन फील्ड जो होता है, मैन फील्ड का जो फ्लक्स जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कम इफेक्टिव रहता है हमारा मैन फील्ड का फ्लक्स और इससे पैदा होने वाला जो ईएमएफ जो होता है, अब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ईएमएफ होता है ईएमएफ भी कम इंड्यूस होता है। आपको वर्किंग में पता होगा कि जो हमारा आर्मेचर का जो ईएमएफ आर्मेचर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा या फिर जो हमारे जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी ईएमएफ के अकॉर्डिंग ही हमको आउटपुट वोल्टेज मिलती है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज मिलती है और जितना हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ हमारा हमेशा वोल्ट में होता है। अब मान के चलिए ईएमएफ हमारा इंड्यूस हुआ 200 वोल्ट तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी 180 या फिर 170 वोल्ट के आसपास वजह से, क्योंकि ईएमएफ ही कम इंड्यूस होगा। तो अगर ईएमएफ कम इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से हमको आउटपुट वोल्टेज भी कम मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस कम होता है और आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो थोड़े बहुत जो लॉसेस हो जाते हैं जनरेटर में उसकी वजह से हमको आउटपुट वोल्टेज कम मिलता है। अब देखिए अगर हम डीसी जनरेटर के लॉसेस की बात करें तो डीसी जनरेटर में 3 टाइप्स के लॉसेस होते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे हमारा कॉपर लॉस, दूसरा है हमारा यहाँ पे आयरन लॉसेस और थर्ड है हमारा यहाँ पे मैकेनिकल लॉसेस। अभी कॉपर लॉसेस जो होते हैं, कॉपर लॉसेस भी हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, आर्मेचर लॉसेस, फील्ड लॉसेस और ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेस। तो यहाँ पे जो आर्मेचर लॉसेस जो होंगे, आर्मेचर लॉसेस को अगर आपको निकालना है तो आर्मेचर लॉसेस आप सिंपल निकाल सकते हो यहाँ पे आई स्क्वायर आर, तो हमारा लॉसेस निकालने का फॉर्मूला होता ही है। तो यहाँ पे हम आई ए यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, इस फॉर्मूले से आप आर्मेचर लॉसेस यहाँ पे निकाल सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपको फील्ड लॉसेस निकालने हैं तो फील्ड लॉसेस निकालने के लिए भी सेम इसी तरीके का होगा, आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच। तो यानी कि शंट रेजिस्टेंस और शंट करंट और शंट रेजिस्टेंस से आप यहाँ पे आर्मेचर लॉसेस जो है वो निकाल सकते हो शंट में। और इसी तरीके से अगर आप सीरीज में अगर आपको निकालना है सीरीज जनरेटर के तो उसका होगा आपका आई स्क्वायर
मतलब कि सीरीज का करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप जो है वो फील्ड वाइंडिंग के लॉसेस को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बात की जाए अगर ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेस की, तो ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेस का मतलब ये होता है कि जो हम आर्मेचर पे जो इसके कम्यूटेटर पे जो हम ब्रूस को यूज करते हैं, उन ब्रूस का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस ब्रूस के रेजिस्टेंस की वजह से भी हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे वोल्टेज लॉस होते हैं। तो उन ब्रूसों के लॉसेस और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होते हैं, उन दोनों को मिला करके जो लॉसेस होते हैं हमारे, उनको बोला जाता है ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेस। उसके बाद आयरन लॉसेस की अगर हम बात करें, आयरन लॉसेस हिस्टेरिसिस होने के कारण जो लॉसेस होते हैं हमारे, हिस्टेरिसिस होने के कारण जो एक तरीके से हीट जनरेट होती है, उसको हम वो भी हमारे आयरन लॉसेस में आते हैं। और एडी करंट के कारण क्या होता है कि थोड़ा बहुत एडी करंट का जो लॉस होता है, उसकी वजह से हमारा जो ये एडी करंट लॉस जो होता है वो टोटल लॉस का 20 से 30% रहता है। ठीक है, यानी कि एडी करंट लॉस जो रहेगा हमारा वो 20 से 30% लॉस जो है वो एडी करंट लॉस हमारा यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे हमारा एक हिस्टेरिसिस लॉसेस भी रहते हैं। तो हिस्टेरिसिस होने की वजह से हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है, और एडी करंट लॉसेस जो होते हैं हमारे वो दोनों के दोनों हमारे आयरन लॉसेस कहलाते हैं। मैकेनिकल लॉसेस की अगर हम बात करें, स्ट्रे लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। जो मैकेनिकल लॉसेस जो होते हैं हमारे, जब भी हमारा जनरेटर जब चलेगा तो इसके जो बैरिंग होंगे, बैरिंग में जो इसके दोनों ही एंड्स पर जो हमारे आर्मेचर होता है, आर्मेचर के दोनों एंड्स पर हम बैरिंग यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी का जो मोशन जो क्रिएट होता है बैरिंग में, घर्षण जो पैदा होता है, हवा के साथ जो घर्षण होता है, या फिर मेटल टू मेटल जो घर्षण पैदा होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं वो हमारे सारे सारे मैकेनिकल लॉसेस में आते हैं। और भी थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं जो कि हमारा चाहे वो वेरिएबल लॉसेस, जिनको हम बैरिंग की वजह से रहता है, या फिर कांस्टेंट लॉसेस जो होते हैं हमारे, मशीन वाइब्रेट करती है, इसकी वजह से थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं। तो ये सारे जो लॉसेस होते हैं हमारे, उनको हम मैकेनिकल लॉसेस में काउंट करते हैं। अगर हम डीसी जनरेटर की इफिशियंसी की अगर हम बात करें, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारी इफिशियंसी जब हम जनरेटर की निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम जनरेटर को हम जितनी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आप जितनी जनरेटर को दोगे वो उतना उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उसको क्यों नहीं कर पाता है, उसके थोड़े बहुत कारण होते हैं। क्योंकि जितनी एनर्जी हम मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा हम जितना जनरेटर को देते हैं, उतना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाता है। अगर हम 100% मैकेनिकल एनर्जी अगर दे रहे हैं, तो उसका वो लगभग 90% या फिर 80% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी का जो बीच का जो डिफरेंस जो है 100 और 90-80 में, वो बीच के जो है वो लॉसेस होते हैं। और लॉसेस हमने डिस्कस किया था आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस में। अगर आपको ओवरऑल कमर्शियल इफिशियंसी निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, और ये इनपुट जो होगा वो मैकेनिकल इनपुट होगा, और जो आउटपुट जो होगी आपकी वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगी। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगी। और यहाँ पे इसको हम निकालते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि V इंटू आई, जो कि आपका आउटपुट रहेगा, आउटपुट पावर रहेगी। और मैकेनिकल पावर जो रहेगी आपकी वो रहेगी BHP इंटू 735.5। इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी निकालने के लिए आपका क्या रहेगा, आउटपुट पावर यहाँ पे भी पावर है। ठीक है, आउटपुट पावर जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल रहेगी, और अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट आपका इंड्यूस हो रहा है वो है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है, तो इसका रहेगा आपका V इंटू आई, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल पावर है, जो कि आउटपुट की पावर है आपकी, ये आउटपुट पावर है। अपॉन में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे, तो ये आपका आएगा E इंटू आई सी। ठीक है, अगर आपको मैकेनिकल इफिशियंसी निकालनी है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी निकालने का जो फॉर्मूला रहता है हमारा, वो रहता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, जो कि आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक पावर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर अपॉन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इनपुट। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इनपुट। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनता है हमारा, वो बनता है ए इंटू आई ए। ठीक है, यहाँ पे आर्मेचर, यहाँ पे ये है आर्मेचर करंट, अपॉन में यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको E मल्टीप्लाई आई ए, यानी कि आर्मेचर करंट,
अपॉन में bhp इंटू 735.5। तो ये हो गया आपका कमर्शियल इफिशियंसी। जो होगी आपकी कमर्शियल इफिशियंसी इक्वल होगा आपका मैकेनिकल इफिशियंसी इनटू में इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी ओवरऑल कमर्शियल इफिशियंसी जो होगी वो होगी आपकी इन दोनों के इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी और मैकेनिकल इफिशियंसी के जो अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको यहाँ पे ये निकल आएगा, ओवरऑल कमर्शियल इफिशियंसी आपकी निकल आएगी। तो अगर अब हम जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन इन जनरेटर्स की बात करते हैं, तो वोल्टेज का रेगुलेट करने का मतलब होता है कि हम वोल्टेज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर किस तरीके से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्मेचर है और ये इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ पे हमने की एक रियोस्टेट लगा रखा है, एक तरीके का हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से ये हमारा फील्ड शंट है, यहाँ पे ये सीरीज फील्ड है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे रियोस्टेट है, एक रेजिस्टेंस है हमारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस को कहीं से अगर हम इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम इसको आगे और पीछे लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। अगर रेजिस्टेंस अगर यही पॉइंट अगर इसका यहाँ पे आ जाता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बीच का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और इसमें हम क्या काम करते हैं, शंट फील्ड में हम क्या काम करते हैं, अगर हम शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ में रियोस्टेट को यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या काम करेंगे, सीरीज में रियोस्टेट को यूज करेंगे, एक रेजिस्टेंस सीरीज में हम यूज करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस को। और जब वेरिएबल रेजिस्टेंस लोड के सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा इस तरीके से, या फिर फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में अगर इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा तो वहां पे अगर ये वाला पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो बीच का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज जो इंड्यूस हमको आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगी वो हमको ज्यादा मिलेगी। इसी तरीके से इस पॉइंट को अगर आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो उस केस में यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से आपको आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो कम मिलेगी। अब देखिए सीरीज फील्ड में क्या होता है कि हमारा सीरीज जनरेटर में हम क्या काम करते हैं, जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसी के ही पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है, फिर एक रियोस्टेट हम यूज करते हैं, और इस रियोस्टेट को ही डायवर्टर बोला जाता है। ठीक है, इस रियोस्टेट को डायवर्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी सीरीज फील्ड जो होती है उसकी करंट को रेगुलेट, अगर हम इसकी करंट को, सीरीज फील्ड की करंट को अगर हम रेगुलेट कर देंगे, इसकी करंट को अगर हम कम और ज्यादा कर देंगे तो उसकी वजह से जो हमको आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज भी हमको कम या ज्यादा मिलेगा। जैसे कि हमने सीरीज जनरेटर के ऊपर बात करी थी कि सीरीज जनरेटर का जैसे जैसे इसका लोड करंट बढ़ता है तो वैसे वैसे इसका वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, सीरीज करंट मतलब लोड करंट जितना बढ़ेगा उतना ही इसका आपका वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम फील्ड वाइंडिंग का, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का लोड जो है वो करंट जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। करंट कंट्रोल करने से आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाता है। ठीक है, सीरीज फील्ड का करंट कम हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो फील्ड का जो करंट जो है वो यहाँ से कम किया जाता है। जो ये वाला पॉइंट जो है इसका, ये वेरिएबल पॉइंट रहता है, इसको हम आगे और पीछे यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसको आगे और पीछे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरीज फील्ड का इस पे पड़ने वाला लोड कम हो जाएगा, और इस पे लोड जैसे ही कम पड़ेगा आपका, वैसे ही आपकी आउटपुट जो वोल्टेज है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर डीसी जनरेटर के यूजेस के ऊपर बात करें कि हम डीसी जनरेटर्स को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सीरीज जनरेटर की बात करते हैं तो सीरीज जनरेटर को हम आर्क लाइटिंग के लिए यूज करते हैं या फिर आर्क वेल्डिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होते हैं उसमें वोल्टेज बूस्टर के लिए भी हम डीसी सीरीज जनरेटर को यूज करते हैं। और अगर शंट जनरेटर की अगर हम बात करें तो शंट जनरेटर क्या होता है कि ये एक कांस्टेंट वोल्टेज के लिए इसको यूज किया जाता है, जहाँ पे भी हमको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए हो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ज्यादातर बैटरी चार्जिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, और इसका जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, शंट जनरेटर का वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो काफी कम होता है, जो कि इसका एक एडवांटेज है। इसका वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज रहती है, और इस जनरेटर को यूज ही वहीं पे किया जाता है जहां पे हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है। जैसे कि बैटरी चार्जिंग जो है, हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए हमें वेरिएबल वोल्टेज की तो जरूरत है नहीं, वहां पे हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो वहां पे हम यहाँ पे शंट जनरेटर को यूज करते हैं। अब अगर कंपाउंड जनरेटर की बात की जाए तो कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं ये ट्रैक्शन लोड के लिए हम इनको यूज करते हैं।
जैसे कि फीडर जो होते हैं हमारे, फीडर की लंबी लाइन, क्योंकि फीडर जो होते हैं उनकी काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो उन फीडर्स की लंबी लाइन होने की वजह से जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, उस वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर को यूज कर सकते हैं। और कई जगह पे फीडर वोल्टेज का जो फीडर लाइन जो होती है उसका वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम कंपाउंड जनरेटर को यूज भी करते हैं। तो गाइज ये था डीसी जनरेटर का बिल्कुल एक कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपके सभी डाउट्स जो होंगे वो डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं और सभी कमेंट्स हम आपके पढ़ते भी हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।